अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इशफाक हुसैन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स राइज विद आरआई। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 में से टॉपिक है रेजोनेंस का। रेजोनेंस का टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेजोनेंस क्या होता है, कंप्लीट फिनोमेना हम उसके बारे में देख चुके हैं। आज उसी रेजोनेंस के बारे में नेक्स्ट है कि रेजोनेंस के क्या फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ हम इसको आसानी से रोजमर्रा जिंदगी में हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या क्या इसके गलत नुकसान क्या क्या है, ये गलत काम पे ये या अगर हम इस रेफरेंस को यूज कर लेते हैं तो कहाँ पे जो है वो गलती होती है। तो ये हमारे पास आज हम इसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है, जो फवाइद में से पहला है, जो पहला फायदा है रेजोनेंस का, वो क्या है, वो है जी हीटिंग ऑफ फूड इन माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन तो हम ज्यादातर घरों में तकरीबन हर घर में यूज हो रहा होता है। अब हर घर में माइक्रोवेव ओवन यूज होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि माइक्रोवेव ओवन काम कैसे करता है। ये चीजें, जो भी चीज उसके अंदर रख दी वो गर्म हो गई, या फिर कूलिंग का भी काम ये करता है, टेम्परेचर कम भी कर सकता है, ये हीटिंग का भी काम करता है, कूलिंग का भी करता है। तो रेजोनेंस इसमें सारा काम ये करवा रही है, इसके अंदर पूरा जो परफॉर्मेंस है इसके अंदर वो रेजोनेंस की है। तो वो कैसे करता है हमने आज तक नहीं सोचा, तो कंप्लीट पढ़ते हैं, फिर आज हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बाय यूजिंग द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। क्या है, कहता है माइक्रोवेव ओवन्स जनरेट सुपर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कितनी ये फ्रीक्वेंसी है, हैविंग वेवलेंथ ऑफ अबाउट 12 सेंटीमीटर। कहता है जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स को एमिट करते हैं अपने में से। कौन सी वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव्स एमिट करते हैं माइक्रोवेव ओवन। कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी रेंज होती है 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज तक वो फ्रीक्वेंसी की रेंज, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो एमिट करते हैं। और लेकिन उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत शॉर्ट वेवलेंथ होती है। कितनी वेवलेंथ होती है, वो तकरीबन होती है 12 सेंटीमीटर की वेवलेंथ होती है। ठीक हो गया। फिर कहते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव एमिट हो रही है उसमें से निकल रही है इस फ्रीक्वेंसी वाली, इस वेवलेंथ वाली जो वेव्स आ रही हैं ओवन में से, कहते हैं एक्साइट, एक्साइट कर देती हैं किस चीज को, वाटर मॉलिक्यूल्स को। कहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आए, वो जो फूड के अंदर जो भी चीज हमने उसके अंदर रखी है ना, उसके अंदर वाटर के, पानी के जरूरत तो लाजमी है ही है ना। खाना पकाया अंदर पानी तो डालते हैं, चाय बनाई पानी तो डालते हैं, जो भी चीज होगी ना पानी तो अंदर होगा, पानी के मॉलिक्यूल तो हैं ना उसके अंदर। वो जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पानी के मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करवा दिया जाता है। कहां से, वो जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं ओवन के जरिए से, वो मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो गए, काजिंग देम टू ऑसिलेट। और फिर वही जो वाटर मॉलिक्यूल है जो एक्साइट हुए, मतलब वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। मतलब ये जो वाइब्रेशन आई, वेव्स आई, वेव्स जब पहुंची वाटर मॉलिक्यूल्स तक, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को भी उन्होंने वाइब्रेशन में लगा दिया, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर भी वेव्स पैदा हो गई। मतलब वो जो फिनोमिना था वेव्स वाला, वो मैच हो गया, फ्रीक्वेंसी उनकी मैच कर गई। जैसे वो हमने पढ़ा था पेंडुलम की लेंथ वाला, कि लेंथ जब जिस पेंडुलम से जाकर मैच होती है, रेजोनेंस के अंदर पढ़ा था, तो वो पेंडुलम भी मोशन में आ जाते हैं। जब ये फ्रीक्वेंसी वाले वेव पहुंचती हैं उस वाटर मॉलिक्यूल तक, तो वाटर मॉलिक्यूल भी फौरन से उस फ्रीक्वेंसी के साथ मूवमेंट करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि ये वेव वो वाइब्रेट कर रही होती है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज द माइक्रोवेव। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी इन वेव्स की होगी ना, माइक्रोवेव ओवन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स भी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, दीज ऑसिलेटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स collide with one another, and then friction generated by these oscillations changes the kinetic energy of the water into heat
फिर कहता है, दोबारा गौर से सुन ले, कहता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स अब वाइब्रेशन के अंदर तो आ चुके, वो वाटर मॉलिक्यूल्स जब वाइब्रेट करेंगे एक दूसरे के साथ भी तो कोलाइड करेंगे, जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पे जनरेट होगी, क्या चीज जनरेट होगी, वहां से हीट जनरेट होगी। हीट है जो वो चेंज कर देगी उनकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, या फिर दूसरे अल्फाज के अंदर जो यानी कि वो ऑसिलेशन हैं, ऑसिलेशन की वजह से वो कोलाइड करेंगे आपस में, ठीक है। कोलाइड करने की वजह से वो जो फ्रिक्शन पैदा हुई, वो फ्रिक्शन क्या करेगी, चेंज हो जाएगी किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड किए, कोलाइड करने से उसकी जो फ्रिक्शन है वो चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर देगी, पैदा कर देगी, बना देगी, किस चीज को बना देगी, हीट को बना देगी। मतलब वहां पे अब हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा नेक्स्ट, कहता है कि विच वार्म्स, जो गर्म कर देगा, द फूड, किस चीज को, हमारी जो खुराक वगैरह जो भी उसके अंदर रखा होगा उसको गर्म देगा कर देगा। दोबारा फिनोमिना सुन ले शुरू से। सबसे पहले हमने जैसे माइक्रोवेव ओवन को ऑन किया, ऑन करने से फौरन क्या होंगी, वेव जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही वेव जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, वेव पहुंचेगी खाने के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स तक, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को भी क्या करेंगी, अपने साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देंगी। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइजन से क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है कोलाइजन की, उनकी उनके वाटर मॉलिक्यूल्स की अपनी, वो जनरेट करना शुरू कर देगी किस चीज को, हीट को। जो हीट है वो हमारे पूरे खाने को गर्म कर देती है। ये है सिंपल सा फिनोमिना इसका। कहता है कि फूड कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स कैन बी हीटेड बाय माइक्रोवेव ओवन। हाँ, सिर्फ और सिर्फ वही खुराक, वही खाना हम गर्म कर सकते हैं ओवन के अंदर जिनके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स उस खाने के अंदर मौजूद ना हो, हम उस खाने को ओवन के जरिए से गर्म या हीट या नहीं कर सकते, कूल नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स में ही वाइब्रेशन की वजह से सारी हीटिंग प्रोड्यूस होनी है। तो अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स ही ना हो तो वहां पे हीटिंग प्रोड्यूस कैसे होगी, फिर गर्म कैसे होगा खाना। ठीक है कि प्लास्टिक एंड ग्लास कंटेनर्स डू नॉट हीट अप सिंस दे डू नॉट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स। जो प्लास्टिक का बर्तन होता है या फिर ग्लास का जो बर्तन होता है, वो उसको जब हम रखते हैं ओवन के अंदर, प्लास्टिक और ग्लास ये गर्म नहीं होते। हम ज्यादातर इन्हीं के अंदर खाना गर्म करते हैं, लेकिन ये उसके अंदर जब हम उठाते हैं तो ये इतने गर्म नहीं होते जितना गर्म खाना होता है। वजह क्या है, क्योंकि प्लास्टिक और ग्लास के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते नहीं। जब इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं है तो फिर ये गर्म ही नहीं होते, इनमें ऑक्सीडेशन ही नहीं होती। तो ये था सिंपल सी एक फायदा था हमारे लिए रेजोनेंस का। अगर हम रेजोनेंस का फिनोमिना यूज करें तो हम अपने रोजमर्रा जिंदगी के अंदर डेली लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, खाना गर्म आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट फिनोमिना आ जाता है रेडियो का। जो हम रेडियो यूज करते थे अब से कुछ अर्सा पहले, तो उन रेडियो जो है या फिर हम सिंपल टीवी चैनल्स यूज करते हैं, तो वो भी कैसे काम करते हैं उस चीज के बारे में भी सारे का सारा काम आता है रेजोनेंस का। कहता है ट्यूनिंग ऑफ एनालॉग रेडियो स्टेशन। एनालॉग जिसके अंदर ना एक नॉब होती है लगी हुई, उस नॉब को घुमा के हम जो है ना वो रेडियो स्टेशन जो है ना वो रेडियो सेट करते हैं, कि एक प्रॉपर तरीके से वो चैनल सेट करते हैं वो वाला। और आप पार्टिकुलर स्टेशन किसी खास चैनल को सुनने के लिए हम क्या करते हैं, एक नॉब होती है, उस तरफ बटन होता है, उसको घुमा के हम अपनी मर्जी से चैनल को चेंज कर लेते होते हैं। इज बेस्ड ऑन रेजोनेंस। और ये सारा काम किस चीज की बिना पे हो रहा है, किस बुनियाद पे हो रहा है, सारा काम रेजोनेंस की वजह से हो रहा है। When the tuning knob is turned, the natural frequency of electrical circuit of the receiver is changed। जब हम उस नॉब को घुमाते हैं, उस बटन को घुमाते हैं जो रेडियो के अंदर मौजूद है, तो वो जो रेडियो के अंदर असल में जो रेडियो सेट है, रेडियो सेट के अंदर एक लगा होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट लगा होता है, वो होता है उसके अंदर इंडक्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है। उसको जब कनेक्ट किया जाता है, जब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स दिए जाते हैं, तो उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी की वेव एमिट होना शुरू हो जाती है उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से, जो रेडियो सेट के अंदर मौजूद है। जो हमारे पास रेडियो है ना, उसका इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको जब हमने कनेक्ट किया बैटरी वगैरह से, सेल से या बिजली से, तो वो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी की वेव निकलना शुरू हो गई। ठीक हो गया। जब हम नॉब को चेंज करते हैं, घुमाते हैं, बटन को घुमाते हैं, वो जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी चेंज होना शुरू हो जाती है। जो यानी कि वो फ्रीक्वेंसी निकल रही है ना इलेक्ट्रिक सर्किट से, वो फ्रीक्वेंसी चेंज होना शुरू हो जाती है। अब वही कहता है व्हेन द
ट्यूनिंग नॉब, वो जो नॉब है, वो जो बटन है, जब उसको टर्न किया जाता है, उसको घुमाया जाता है, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो रेडियो सेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट लगा हुआ है, उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना, वो क्या होना शुरू हो जाएगी, वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, इज चेंज्ड, और वो बराबर मना करना शुरू कर देंगे हम किसके, तो द ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो स्टेशन, यानी कि जो रेडियो स्टेशन हमने सुनना है, जो यानी कि जिस स्टेशन की बातें हमने सुननी है, उस स्टेशन के बराबर हम अपने रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी को बराबर कर देंगे। जो रेडियो स्टेशन वाले होते हैं, जहां से जो हम जिस रेडियो स्टेशन को हम सुन रहे हैं, उस रेडियो सेट पे क्या किया जाता है, जो भी आवाज रिकॉर्ड कर रही है, जो भी वो काम कर रही है, तो वो क्या करते हैं, उसको जो है ना वो फ्रीक्वेंसी को वो जो है ना वो फैला दिया जाता है बाहर, ऊपर खला के अंदर, हवा के अंदर, एयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनमें जो है उसको फैला दिया जाता है। फिर क्या होता है कि वो जो हमारे पास जो रेडियो सेट है, उसके अंदर भी वो मौजूद है, सर्किट लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल सर्किट मौजूद है, उसकी भी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है। अब वो जो रेडियो स्टेशन से निकल रही हुई है वेव्स हैं, उनकी भी फ्रीक्वेंसी है, हमारा जो सेट है उसकी भी फ्रीक्वेंसी है। वो जो सेट से निकली हुई है ना, जो रेडियो स्टेशन से निकली हुई है, उनकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं हो सकती। जिसको फ्रीक्वेंसी वो अलॉट कर दी गई, उसने हमेशा वही फ्रीक्वेंसी वाली वेव निकालनी है, उसकी वही वेव हमेशा रहेंगी। जबकि ये हमारे पास घरों में रेडियो यूज करते हैं, इसी की फ्रीक्वेंसी चेंज हम कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अब क्या किया, फर्ज कर लें जो रेडियो स्टेशन हम सुनना चाहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी है, फर्ज कर लें 1000 हर्ट्ज, 1000 किलो हर्ट्ज है, फर्ज कर लें, और हमारा जो रेडियो स्टेशन है वो इस वक्त एमिट कर रहा है 500 किलो हर्ट्ज की वेव्स को। तो हम क्या करेंगे, अपनी वो रेडियो सेट की नॉब को चेंज करेंगे, और अपने रेडियो सेट की जो फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 500 वाली, उसको हम पहुंचा देंगे, कहां तक पहुंचा देंगे, उसको 1000 तक पहुंचाएंगे। जब हमारे रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी और उधर से रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी आपस में हो जाएंगी ना मैच, सेम हो जाएंगी, फिर हमारा रेडियो स्टेशन उसके साथ कनेक्ट हो गया, रेजोनेंस प्रोड्यूस हो गया, हमें वही आवाज सुनने लग जाएगी जो पीछे से रेडियो स्टेशन से आ रही थी, क्योंकि हमारे रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी वो रेडियो स्टेशन वाले फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो गई है, मैच हो गई है, रेजोनेंस हो गया, हमें वही चैनल सुनाने लग जाएगा। कहता है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी, जब वो फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल, सेम हो जाती है, रेजोनेंस अकर, तो वहां पर रेजोनेंस शुरू हो जाता है, एंड द एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द रिसीवर इज मैक्सिमम। अब जो एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही होगी हमारे रेडियो सेट के अंदर, रिसीवर के अंदर, वो बहुत ज्यादा एब्सॉर्ब कर रहा होगा, एज रिजल्ट इसके नतीजे में ओनली दैट पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज हार्ड क्लियरली, सिर्फ वही एक रेडियो स्टेशन ही हमें अच्छे तरीके से क्लियरली सुनाया जा सकता है। ठीक है, ये था बेटा हमारा टॉपिक रेडियो स्टेशन का, और ये थी उसके फवाइद किसके, रेजोनेंस के। अब चलते हैं कुछ इसके जो नुकसानात हैं। रेजोनेंस जो सिर्फ फायदा ही नहीं पहुंचाती, कुछ इसके नुकसानात भी हैं। क्या कब इसको रेजोनेंस का फिनोमेना नहीं होना चाहिए, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है ब्रिज वाइब्रेशन। ब्रिज पुलों के अंदर जो वाइब्रेशन होती हैं, पुल जो बनाए जाते हैं नहरों के या फिर दरियाओं के, उनके अंदर भी जो वाइब्रेशन होती हैं, उनकी वाइब्रेशन अगर ज्यादा हो गई तो ब्रिजेस कोलैप्स हो जाती है, वो गिर जाया करती हैं। उससे बचने के लिए कब, कहते द सोल्जर आर एडवाइज टू ब्रेक देयर स्टेप्स व्हाइल क्रॉसिंग अ ब्रिज। सोल्जर जो होते हैं ना, जो सिपाही हजरात होते हैं, वो हमेशा एक प्रॉपर वो स्टेप्स के साथ चलते रहते हैं, यानी कि जब वो सिपाही चलते हैं, चल रहे होते हैं, तो प्रॉपर एक स्टेप्स के साथ चलते हैं, यानी कि सेम टाइम पे सेम पाँव सबके नीचे लगती है, सेम टाइम पे सबके पाँव ऊपर उठते हैं, फिर अगला पाँव नीचे लग जाता है। तो जब सारे के सारे एक ही वक्त के अंदर नीचे दबाएंगे, एक ही वक्त में ऊपर उठेंगे, फिर दबाएंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, तो वो उनके वो दबाने की, ऊपर उठाने की वो फ्रीक्वेंसी, और जो नीचे जब जाकर दबाते हैं तो फिर नीचे ग्राउंड में भी तो वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगी। अगर वो गुजर रही होंगे पुल के ऊपर से, तो जो पुल है उसमें भी तो वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगी। एक दफा पुल उन्होंने दबाया, पुल नीचे गया, फिर जब पुल ऊपर आया तो फिर दबाया, फिर पुल नीचे गया, तो अगर ये दबाने से उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई, तो पुल ज्यादा वाइब्रेशन से जो ना वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, जिसके नतीजे में वो पुल गिर जाएगा। ठीक है, कहता कि उनको एडवाइस किया जाता है, उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो वो अपने स्टेप्स को क्या कर दें, ब्रेक कर दें, वो स्टेप्स तोड़ दें,
कब? क्रॉसिंग ऑफ ब्रिज, कि जब वो किसी पुल को क्रॉस कर रहे होते हैं ना सिपाही हजरात है, तो वो क्या कर दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि वो अपने स्टेप्स को खत्म कर दें। पुल के ऊपर गुजरते हुए वो सेम स्टेप्स में नहीं जाते होते, वो ऐसे रेंडमली मूव करते होते हैं। इफ द सोल्जर्स मार्च, अगर वो मार्चिंग में चल रहे हों, सेम स्टेप्स में चल रहे हों इन स्टेप्स, देन इट इज पॉसिबल, फिर ये मुमकिन हो जाता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर फुट स्टेप्स, कि उनके अपने पाँव की फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज, यानी कि वो ब्रिज की जो फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर हो जाएगी क्या, इनके पाँव की फ्रीक्वेंसी। एंड ब्रिज में बी सेट इनटू वाइब्रेशंस, और ब्रिज के अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आ जाएंगी, विद लार्ज एम्पलीट्यूड, बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन आ जाएंगी, ड्यू टू द रेजोनेंस एंड ब्रिज में कोलैप्स, यानी कि ब्रिज के अंदर ज्यादा वाइब्रेशन आ गई, वाइब्रेशन आने की वजह से जो ब्रिज है वो गिर जाता है और वो टूट जाया करता है। ठीक है, ये हमारे लिए नुकसान है अगर रेजोनेंस प्रोड्यूस हो गया इस फिनोमिना के अंदर, ब्रिजेस के अंदर। नेक्स्ट एक और नुकसान भी है हमारे लिए, वो कौन सा? एरोप्लेन विंग्स के अंदर, जो एरोप्लेन होते हैं जो ऊपर उड़ रहे होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, उनके भी जो विंग्स होते हैं, जो पर होते हैं, उनके भी नुकसान होती है अगर रेजोनेंस का फिनोमिना हो गया। एरोप्लेन विंग्स एक्सपीरियंस एरोडायनेमिक फोर्सेस, यानी कि नीचे से हीट की वजह से जो है ना, नीचे जो जमीन पे यानी कि वो एयर की वजह से जो आग टकराती हैं और जो हीट की वेव्स हैं वो भी एकदम से ऊपर की तरफ उठ के जाती हैं। एक ये वाली फोर्सेस ऊपर की तरफ उठ के जाने वाली, बार बार जो वेव्स की शक्ल में ये जा रही होती हैं, तो ये भी एक एरोडायनेमिक कहती है इसको, ये वाली। और एक उसी के जो इंजन है वो वाली फोर्सेस, दो तरह की फोर्सेस का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। क्या चीज है? जो विंग्स होती हैं उसके, कहते हैं एरोप्लेन विंग्स एक्सपीरियंस एरोडायनेमिक फोर्सेस, टर्बुलेंस एंड इंजन वाइब्रेशन, यानी कि इंजन की वाइब्रेशन भी होती हैं और एरोडायनेमिक्स की फोर्सेस भी वहां पे लग रही होती है उनके परों पे। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज फोर्सेस, अगर इन फोर्सेस की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द विंग्स के साथ, रेजोनेंस अकर, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली वेव्स ऊपर जा रही हैं एरोडायनेमिक्स वाली, एरोडायनेमिक फोर्सेस की अगर वो सेम हो जाए विंग्स की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। जब रेजोनेंस प्रोड्यूस हो गया तो फिर वो जो विंग्स हैं वो ज्यादा ऊपर और नीचे जाना शुरू कर देंगे, जब और ज्यादा जाएंगे तो विंग्स टूट जाएंगे, यानी कि पर टूट जाएंगे। अगर पर टूट गए तो एरोप्लेन फिर क्या होगा, कहता है रेजोनेंस काजेस लार्ज एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएंगी, इसी वजह से दिस वाइब्रेशंस कैन वीकन और डैमेज द विंग स्ट्रक्चर, यानी कि वो जो बने हुए हैं विंग्स होते हैं बने हुए, उनको या तो खत्म कर देगा या उनको तोड़ फोड़ का शिकार बनेगा। ये हमारे पास थी इसकी क्या नुकसान है किसका, रेजोनेंस का। ये था बेटा आज का टॉपिक हमारा, रेजोनेंस के कुछ फायदे और कुछ इसके नुकसान के बारे में। ये भी कह सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस है, ये डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस है, मजीद इसको हम यूजफुलनेस भी कह सकते हैं और इसको हम ये भी कह सकते हैं कहाँ कहाँ पे यूज इसको नहीं कर सकते। ये था बेटा शॉर्ट का टॉपिक एक हमारा रेजोनेंस के बारे में। मजीद अगर किसी को मजीद कोई कंफ्यूजन हो, कोई किसी किस्म का मसला मसाइल, तो कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं। अल्लाह।